पूरियां। जहां दोपहर हुई, खाना पेट में गया तो औरों की तरह मुझे भी मीठी मीठी थकान में नींद सी महसूस होती है। मैं अपनी बेटी से कहती हूँ, बिट्टो सो जाओ जल्दी से, हर शाम को अलिफाटे कर अपने स्कूल का काम कर लेना। हाजिरा मसरूर। जहां दोपहर हुई, खाना पेट में गया तो औरों की तरह मुझे भी मीठी मीठी थकान में नींद सी महसूस होती है। मैं अपनी बेटी से कहती हूँ, बिट्टो सो जाओ जल्दी से, हर शाम को अलिफाटे कर अपने स्कूल का काम कर लेना। मगर मेरा ये मशवरा मेरी बेटी को मनमनाने पर मजबूर कर देता है। नहीं उम्मी, मैं नहीं सू नून गुनागी, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, मुझे काम करना है। इसकी इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। अभी स्कूल से आकर खाना खाया है, सुबह मुझसे पहले जागी थी और अब नींद नहीं आती। मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। इस दौरान में जब जरा सी खटपिट से आंख खुलती है तो देखती हूँ कि वो मेरे घर की मालिक बनी हुई है। कैंची से कपड़ों की कतरने काट रही है। मैं सोते से चलाती हूँ, सो जा वही बदतमीज। वो डर के मारे जल्दी से अपने बिस्तर पर लेट जाती है, मगर फिर जरा देर बाद वही खटपिट। मैं इसे मारना चाहती हूँ नूना, मगर हाथ नहीं उठता और मैं सब्र कर लेती हूँ। एक जमाने में हमें भी दोपहर को नींद नहीं आती थी, सोते कैसे? इतने बहुत सारे काम जो सर पर पड़े होते थे। जलती दोपहर में जब हम सब भाई बहनों को एक कमरे में सोने के लिए हाँक दिया जाता तो हमारी दुनिया जाग जाती। लेटे लेटे ख्याल आता, ताक पर रखी हुई गुड़िया कमबख्त कैसी मैली हो रही है। हम स्कूल गए तो मनी बहन के हाथों में आंगन में लौटती रही है। अब अलिफाटे कर उसके कपड़े धोएं। गुस्ल खाने में गुड़िया के कपड़े धुलते वहां कमबख्त बाल्टी जो ओनित कर शोर मचाती तो उधर अम्मा अब्बा के कमरे से जो डांट पड़ती तो वहां से हौल कर भागना पड़ता। फिर ख्याल आता कि इकलौती फराक की वजह से गुड़ बढ़ हुई दूसरी फराक सीना चाहिए। अब कपड़ा कहाँ से मिले? अलगिनी पर जो नजर पड़ती वहां अम्मा का एक मेला कुचैला रेशमी दुपट्टा नजर आता। ये अम्मा जान के किस काम का है, बिल्कुल तो मेला हो गया। झट से इसे फाड़ कर सब बहनें सर जोड़कर बैठ जाती और फराकी सीना शुरू कर देती। और फिर शाम को हमें जो थप्पड़ लगते, उनका गम दूसरे दिन की मसरूफियात में याद भी ना आता। ये तो थी अपनी रोजमर्रा की मसरूफियात। मगर एक दिन हमने अपने छोटे से मामू के साथ बावर्ची खाने पर हमला कर दिया। हुआयों के गर्मियों की छुट्टियों में छोटे मामू हमारे पास आए हुए थे। दोपहर को खुदा जाने कैसी मिर्चों भरी चीज पकी थी कि हमें पसंद ना आई। दोपहर को जब हमारी कमरा बंदी हुई तो भूख से कुछ नींद सी आने लगी मुन्ने से। मामू जान भी आज जब चुपचाप अपने पाव नूनगुना गीले पलंग की दवाएं में ओढ़ाए छत पर लटके हुए लकड़ी और कपड़े के बड़े से हिलते हुए पंखे को घोर रहे थे, जिसकी डोरी अम्मा अब्बा के पंखे से बंधी हुई थी। और फिर ये डोरी एक लोहे की गरारी पर से होती हुई दीवार के एक सुराख में से गुजरकर ड्योली में बैठे हुए जमादार के लड़के के हाथ में होती, जिसे कभी वो हाथों से खींचता और कभी जमीन पर लेटकर और रस्सी को नूनगुना में लपेटकर पाव नूनगुना से खींचता। पंखा एक बार चंद मिनट के लिए राग गया। हम समझ गए कि दलो सो गया। फिर क्या था? मामू एकदम उछल कर खड़े हो गए। चुल्लू, दलो को जरा उठो कि 2 रुपए महीना लेता है और फिर भी सो जाता है। हम सब चुपके से दरवाजा खोलकर ड्योली में पहुंचे तो देखा कि दलो पंखे की डोरी पाव नूनगुना में लगाए टांग खड़ी किए सो रहा था। मामू से पहले बजिया ने उसकी नंगी टांग पर एक जोरदार हाथ जड़ दिया। दलो की टांग पहले हिलने लगी और आंखें बाद में खुली। क्यों बे? सो गया था, कहूं दूल्हा भाई से। दिलवी ने पाव नूनगुना से डोरी खोलकर जल्दी से हाथ में ले ली और जोर जोर से पंखा खींचने लगा। इसके दुबले पतले काले जिस्म की तेज हरकत और वो हमें देखकर केसर पेसर रोने लगा। अरे रे, ये किया दलो? हम सब पर हमदर्दी टूटे पड़ी। माँ ने रोटी नहीं दी आज, जब ही नींद आती है मर जाए। इसके हाथ से पंखे की डोरी छूट गई और मिट्टियों से आंखें मिलने लगा। दलो, अब्बा की आवाज कमरे से सुनाई दी और हम सब पंखे की डोरी से झूल पड़े। हाँ, वरना कहीं अगर अब्बा उधर आ जाते तो जरूर दलो को एक आध चीट पड़ जाती। एक तो बेचारे की सौतेली माँ है जो उसे रोटी भी नहीं देती। इस पर से अब्बा ने आखिर उसकी मदद ही के लिए तो उसे 2 रुपए महीने पर पंखा खींचे पर मुलाजिम रखा था। दलो के लिए रोटी लानी चाहिए, मामू ने तजवीज पेश की और बजिया फौरन बावर्ची खाने की तरफ दौड़े। रोटी नहीं है, नेमत खाने में ताला पड़ा है, बजिया ने वापस आकर इत्तला दी। फिर क्या हुआ? मामू ने केसर पेसर की। क्या हो सकता है? बजिया बिल्कुल मायूस थी। रोटी पकाई जाए।
गिंधा आटा बचा हुआ कोठरी में रखा है। मैंने इत्तला दी और कोठरी के दरवाजे की जंजीर जो चढ़ी हुई है इसे कैसे उतारे। बजिया ने मुझे गौर कर देखा। मैं लाजवाब हो गई। मगर हमारे छोटे मामू कब हारने वाले थे। उन्होंने हम सबको कमरे से बाहर आने का इशारा किया। फिर हम सब ने मिलकर कमरे से पलंग निहायत राजदारी से बाहर निकाला। इस पर खड़े होकर कोठरी के दरवाजे की जंजीर तक पहुंचने की कोशिश की गई मगर नाकाम। फिर छोटे मामू के कहने पर पलंग को आड़ा खड़ा किया गया। मामू लपक कर फौराए पलंग के ऊपर चढ़े और खड़ाक से दरवाजे की जंजीर खुलकर दरवाजे के साथ लगी। थोड़ी सी आवाज पैदा हुई। हम सब की निगाहें घबराहट के मारे एकदम कमरे की तरफ अलिफाटे गई मगर वहां तक आवाज नहीं पहुंची थी। हमारी जान में जान आई। हम लोगों ने इत्मीनान से अपना काम शुरू किया। बचे हुए आटे की लगन निकली तो बजिया ने चूल्हे की दबी हुई राख कुरेद कर चिंगारियां इकट्ठा की और आग जलाई। मामू ने बेलन पड़ा संभाला और फिर उन्होंने बड़ी मेहनत से 7 कोनों की एक रोटी बेल ली। ड्योली के दरवाजे से दलो निहायत ही बेसब्री के साथ झांक रहा था और पंखे की गिरारी की चरख चूं बड़े जोर से सुनाई दे रही थी। बेचारा दलो मालूम होता है कि बड़े जोर की भूख लगी है। इसे दीदी रोने के करीब हो गई और रूखी रोटी पक रही है। बेचारा दलो कैसे खाएगा। क्यों न पूरियां पकाई जाएं, खुश हो जाएगा दलो। मामू ने बेलन छोड़कर चुटकी बजाई। अब घी या तेल की तलाश शुरू हुई। खुदा जाने ये ताला किस कमबख्त ने ईजाद किया था कि इस वक्त ही चीज ताले में पाई गई। अब क्या किया जाए। मुन्ने मामू मियाँ हार कर बैठ गए। आग धड़ाधड़ जल रही थी। रोटी बेली जा रही थी मगर गैया तेल नहीं था। अरे ठहरो, अस्पताल के स्टोर में तेल का एक डब्बा मैंने देखा था। छोटे मामू ने एकदम अलिफा चेलकर कहा। हाँ हाँ। हम सब खुशी के मारे आंखें फाड़ फाड़ कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे मगर स्टोर तक पहुंचने के लिए सिर्फ अब्बा का कमरा ही रास्ता था। मामू कटोरा लेकर नंगे पांव नूनगुना बड़े। अचानक दीदी बोली, सब किताबों में लिखा है चोरी बारी बात है। हिट गरीब के लिए चोरी करने में गुनाह नहीं होता। वो जो सुल्ताना डाकू था वो सब लूट कर गरीबों में बांट दिया करता था। मैंने कहा और फिर हम सब खामोश हो गए। मामू अब्बा के कमरे के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। हमारा दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि हम उसकी आवाज बखूबी सुन सकते थे। दरवाजा खुला हुआ था। मामू अब्बा के कमरे की दहलीज पर नजर आए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर कटोरा जमीन पर रखा और दरवाजा होशियारी से बंद कर दिया। बावर्ची खाने तक जिस तेजी से पहुंचे इसकी वजह से कटोरे का काफी तेल आंगन में छलक गया। कढ़ाई चढ़ी चढ़ाई थी। जल्दी से इसमें तेल डाला और फिर किस्म किस्म की पूरियां उतरने लगे। कोई तिकोनी, कोई चुकेनटी, कोई लंबी। ये कहने की जरूरत नहीं कि हमने कितनी इज्जत के साथ इस दिन की खिदमत में पूरियां पेश की। कभी मामू गर्म गर्म पूरी लिए ड्योली में बैठे दलों की तरफ भागते, कभी मैं और कभी दीदी बजिया कफगीर हाथ में ले और मुंह खोले छुपा छप पूरियां उतारती रही। जब आटा खत्म हो गया और आखिरी पूरी उतरी तो ख्याल आया कि हमें भी बड़े जोरों की भूख लगी है। एक नन्ही पूरी के 4 टुकड़े हुए और इसे हम चारों ने गर्म गर्म निकल लिया। अच्छी नहीं पकाई तुमने। मामू ने पूरी निगल कर बजिया का सारा क्या कराया मलियामेट करा। जानी ये कैसी पूरी थी। मैंने पानी के घूंट लेकर कहा। बजिया चूल्हे से लकड़ियां बाहर घसीट कर मुंहते तई कमरे में चली गई। वो बेचारी इस फरहत से महरूम हो गई जो हम तीनों ने दलों के चुल्लू में घड़े का ठंडा पानी उंडेल कर हासिल की। और फिर उन्होंने दलों की वो लंबी डकार भी ना सुनी जो उसने शुक्रिया के तौर पर हमें पेश की। अब बताओ और भैया लोग जाओ, अब पंखा नहीं रुकेगा। दिलवी ने मशवरा दिया। हम लोग अपने कमरे में आ गए। बजिया आग की तपिश से थक कर सो गई थी। हमें भी उन्हें देखकर नींद आने लगी। मुहिम भी तो कितनी बड़ी सरकी थी। पंखा भी इतने जोर से चल रहा था कि बेखबर होकर सो जाना पड़ा। फिर पंखा राग गया और राका ही रहा। अब की डांट से आंख खुल गई और हम हड़बड़ाकर अलिफाटे बैठे वो दलों को पुकार रहे थे। दलो गायब था। नौकर को उचका कर बुलाया गया कि दलो को पकड़ कर लाए। दलो नहीं आया। दलो का बाबा आया। इसने हाथ जोड़कर कांपते हुए बताया, दलो का तो पेट खराब हो गया है। फिर जरा ही देर में मामा ने आकर शोर मचा दिया। जाने बच्चों ने चूल्हे पर क्या चढ़ा रखा है। बदबू के मारे नाक नहीं दी जाती। पकड़ हम सब की हुई। मालूम हुआ कि कस्टरायल में पूरियां तली गई थी।